IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हे प्रणय, क्या हाल है? बस मजे में सौरभ, आप बताइए। अरे मेरा बीपी जो है रुपए ऊपर 70 के ऊपर जाता है, तो मेरा बीपी 150 पे जा रहा था। हाँ, और आपको व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि नहीं जिसमें लोग बोलते रहते हैं कि देखो कितना पहले 1947 में ₹1 था, $1, और अभी कितना बढ़ गया है, तो भारत कितना गरीब हो गया। ऐसे आया कि नहीं आपको? हाँ, अब मेरे को आए वो, और मेरे को इतना गुस्सा आता है। मैंने कितने 4 साल पहले आर्टिकल लिखा था ये इस चीज को क्या कहते हैं, झूठ दिखाते हुए कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, लेकिन मेरे ख्याल से सब वेस्ट है। ये सब लिखना विकना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव स्टोरी है। सब लोग हर साल वो कहानी आ जाती है। हाँ हाँ, तो ये चीज को समझे कैसे? मतलब ये रुपया ऊपर नीचे जा रहा है, इससे हमको फर्क पड़ना भी चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है हमको और तुमको और देश को कि ये रुपया 70 पे था कि 65 पे था कि 40 पे था? 40 पे अच्छा है कि 70 पे अच्छा है? ये इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज की पुलियाबाजी इसी बात पे करते हैं। और इस विषय पर हमें बहुत कुछ बताने के लिए हमारे साथ है नारायण रामचंद्रन। नारायण एक लेखक है, सोशल एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर है, कॉलमिस्ट है और तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में सीनियर फेलो भी है। तो नारायण, स्वागत है आपका इस पुलियाबाजी में। नमस्कार। तो नारायण, अभी वाले मुद्दे में जाने से पहले उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझते हैं। पहले तो ये करेंसी जो है, जो मुद्रा है, जो उसका एक्सचेंज जो है, ये तय कैसे होता है? ये कैसे समझ में आता है कि ये 70 होना चाहिए कि 65 होना चाहिए? हाँ, तो ये जो लेवल है मुद्रा का, जो करेंसी का लेवल है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसमें महत्व यही है जब चेंज होता है। तो पहला जो लेवल है वो सेट हो जाता है और उसके बाद वो चेंज के हिसाब से जाना जाता है कि क्या ऊपर जा रहा है और क्या नीचे जा रहा है। अच्छा, मतलब बाल्टी में कितना पानी है उसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है, पर अगर उसमें एक नल जुड़ा हुआ हो तो नल से कितना प्रवाह हो रहा है वो ज्यादा महत्व है, उस तरीके से। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप एक बाल्टी से 2 बाल्टी रख लीजिए। दोनों बाल्टी में अभी नल डालिए और एक में थोड़ा ज्यादा स्पीड डालिए और एक में कम। ठीक है, तो वो स्पीड जो मेजर होता है उसी के हिसाब से वो मेजर करते हैं कि करेंसी का क्या रिलेशनशिप है एक के हिसाब से दूसरा। समझ गए। हाँ, तो आपका बेसिकली मतलब है, तो ये एकदम सिर्फ हमारे ऊपर ही निर्भर नहीं भी करता है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि हम और कोई दूसरी चीज का आपस में लेवल क्या है। बिल्कुल। और इस केस में मेरे को जैसा समझ आ रहा है, दूसरी चीज हो गई बाहर के देशों की इकोनॉमी और हमारे देश की इकोनॉमी। हाँ, क्योंकि अगर बाहर का देश बिल्कुल नहीं हो तो अंदर के देश के लिए हिसाब रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं हम। और जो अंग्रेजी में कहते हैं वो इंटरनल बास्केट ऑफ गुड्स, किसी भी तरह का एक्सचेंज कर सकते हैं हम। मोनोपोली नोट्स या ट्रेड नोट्स के साथ भी कर सकते हैं। जो बहुत पहले का चलता था वो बार्टर सिस्टम का भी चला सकते हैं। लेकिन जब दूसरा देश आता है तो ये एक्सचेंज रेट का हिसाब आता है। और 1972 के पहले वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम चला करते थे और एक देश का करेंसी मुद्रा जो है वो गोल्ड के हिसाब से बैक हुआ करता था। अच्छा, वो सिस्टम अभी नहीं है। अभी जो अंग्रेजी में बोलते हैं ये फिएट करेंसी है, मतलब कि ये पेपर का है जो नोट, और एक्सचेंज रेट जो है एक पेपर से दूसरे पेपर का एक्सचेंज बुलाया जाता है। और आज के डेट में डॉलर या फिर यूरो, ये सब महत्वपूर्ण करेंसियां हैं जिसके अगेंस्ट हम लोग अपनी करेंसी को मेजर करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और ये आपने वो जो बास्केट का वर्ड यूज किया, उससे एक और भी चीज है कि ये कोई एक देश नहीं है। हिंदुस्तान इतने सारे देशों से ट्रेड करता है, तो वो ट्रेड का क्या कॉम्पोजिशन है और उन सारे देशों का रिलेशनशिप इंडिया के ट्रेड के साथ जो है वो हमारी करेंसी को इफेक्ट करेगा।
हाँ, बिल्कुल है। और जो बायलैटरल है, एक देश से जो दूसरा देश का जो मेजर करते हैं उसको कहते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड। मतलब कि अगर हम चीन को आयरन ओर भेजते हैं और वहां से वापस खिलौना आता है, तो उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर देन आवर्स है, क्योंकि हम कमोडिटी भेज रहे हैं और वो फिनिश गुड्स भेज रहे हैं। तो वो रिलेटिव एक्सचेंज रेट जो है चाइनीज युआन का और इंडियन रुपी का, वो ट्रेड और टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये, लेकिन नारायण इसमें ये बताइए, ऐसा कैसे होता है जैसे 20 साल पहले जैसे रुपया 40 था डॉलर के मुताबिक, और अभी कुछ 65 था कुछ दिन पहले, और अभी झटके से 70 पे पहुंच गया है, और वो झटका क्यों आया वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ये जो ग्रेजुअल पैसा कम होता रहता है, ये क्यों होता है? तो अगर हम इकोनॉमिक्स 101 पे चलेंगे तो ये जो होता है कि करेंसी डिफरेंशियल जो आता है वो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के ऊपर निर्भर है। अच्छा। तो आप ये लीजिए, अगर डॉलर का इन्फ्लेशन 0 है और इंडिया में इन्फ्लेशन 3% है मानिए, तो एक्सपेक्टेशन जो हो सकता है कि इंडिया का करेंसी हर एक साल 3% से घटेगा। रियलिटी में क्या होता है कि कोई एक साल में 5-6% घट जाता है, कोई एक साल में 1-2% ऊपर चला जाता है, तो एवरेज में वो 3% घटेगा, लेकिन एक समय पे ज्यादा घटेगा या कम घटेगा। और मुद्रास्फीति की दर, मतलब जो इन्फ्लेशन होता है, वो जनरली जो विकासशील देश हैं उनका थोड़ा ज्यादा ही होता है ना, मतलब जो विकसित देश हैं उनके कंपैरिजन में। हाँ, बोथ ग्रोथ भी ज्यादा होता है और इन्फ्लेशन भी ज्यादा होता है। तो जनरल रूल जो है कि जो विकासशील देश है, डेवलपिंग इकोनॉमी जिसे कहते हैं, उसका इन्फ्लेशन रेट डेवलप्ड इकोनॉमी से ज्यादा होता है और रियल ग्रोथ भी ज्यादा होता है, दोनों ज्यादा होते हैं। तो इंडिया में देखिए, रफली स्पीकिंग 1991 का जो है रिफॉर्म्स के बाद ग्रोथ रेट तकरीबन 7-7.5 हुआ है तब से अब तक। और इन्फ्लेशन अगर आप एक लाइन डालेंगे तो शायद तब से अब तक 5.5% ऐसे कुछ होगा। रिसेंटली जो है, एक साल पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो एस्टैब्लिश किया था आरबीआई, उसके हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट स्लोली रिड्यूस करके 4% हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई एक क्वार्टर में ज्यादा हो सकता है जब ऑयल प्राइस ज्यादा हो, लेकिन ऑन एवरेज 4% का उनका ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये जो है, ये डिफरेंस है। तो यूएस में जो है ट्रेंड ग्रोथ रेट लॉन्ग टर्म 2.5% का है और ट्रेंड इन्फ्लेशन रेट वहां तकरीबन 2% का है। अच्छा। तो ये डिफरेंशियल जो है 2 और 5.5 का या 2 या 6 का, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी हिसाब से करेंसी एवरी ईयर घटेगा। अच्छा। उसमें लेवल वाली बात एकदम मुझे ठीक लगती है। कई बार लोग ऐसा होते थे कि भाई हमारा रुपया 100 हो गया तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो अब जापान की येन तो जो है वो 110 है डॉलर के मुताबिक। तो ये तो नहीं है कि जापान कोई हमसे कम कमजोर देश है या उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है। तो एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या एब्सोल्यूट वैल्यू कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कभी ऐसा होता है कि विकासशील देश, तो आप लीजिए मस्कट का जो है, मस्कट का करेंसी ऐसे सेट हुआ है कि $3 एक मस्कट दिनार के हिसाब का होता है। तो सिर्फ ऐसे लेवल सेट किया उन्होंने। हाँ। ये नहीं है कि मस्कट यूएस से ज्यादा मजबूत है। हाँ। सिर्फ लेवल ऐसे सेट किया है। लेवल कुछ भी सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन हर एक साल, ये जो बकेट की बात कर रहे थे हम फिर से, हर एक साल कितना मूव कर देगा, यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप लीजिए ना, 2003 से 2008 तक जब विकासशील देश बहुत आगे जा रहे थे और उनकी ग्रोथ रेट जो थी इंडिया में, आप जानते हैं 2007 में 9% तक जगह। हाँ, और अब तो वो कह रहे हैं कि शायद 10% भी क्रॉस कर गई, हो भी सकता है। तो वो पीरियड में इंडिया का करेंसी जो है बहुत मजबूत था, जैसे कि सब विकासशील देश के थे। वो उस टाइम पे बहुत बहुत स्ट्रांग था। लेकिन ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं 2008-2009 में जो हुआ था,
उसके बाद डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत रहा है और बाकी सब देशें डॉलर के विरुद्ध करेंसी जो है वीक हुए हैं। तो नारायण, ये एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी काफी प्रयोग होता है इस शब्द का। तो जो आपने इन्फ्लेशन डिफरेंशियल कहा वो उसी टर्म को संबोधित करता है। हाँ, तो रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है, एक मिनट के लिए आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स सुनना पड़ेगा, इसलिए हम माफी चाहता हूँ। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो है कि जो इन्फ्लेशन की बात की है अभी एक मिनट पहले, एक तो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल पे निर्भर है ये रियल एक्सचेंज रेट। दूसरा जो है वो प्रोडक्टिविटी डिफरेंशियल के ऊपर निर्भर डिपेंड होता है। तो आप सोचिए ना, अगर हम लेबर जो है, आप काम करें या मैं काम करूं, एक घंटे में कितना काम करते हैं और कितना आउटपुट निकलता है उसके साथ, उसी हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में एक घंटे में कितना आउटपुट होता है, उसको अगर कंपेयर करें तो लेबर प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। उसी हिसाब से अगर हम $1 का इक्विपमेंट डालेंगे या $1,000 का इक्विपमेंट यहां डालेंगे और $1,000 का इक्विपमेंट वहां डालेंगे, तो उसका आउटपुट क्या होता है, उसको कैपिटल प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। और ये दोनों प्रोडक्टिविटी के ऊपर अगर दोनों को मिला के और भी प्रोडक्टिविटी आता है, तो ये तीनों को मिला के हम कहते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। मतलब उत्पादन की क्षमता कितनी है। उत्पादन की क्षमता कितनी है, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये डिफरेंशियल जो है, अगर फॉर इंस्टेंस ये इंडिया में यूएसए ज्यादा है, ये प्रोडक्ट लेबर प्रोडक्टिविटी लोअर है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी लोअर है, लेकिन टोटल प्रोडक्टिविटी हायर है क्योंकि बेस लोअर है। अच्छा। तो इसके हिसाब से करेंसी ऊपर जाना चाहिए। तो कभी ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन के वजह से करेंसी कम होना चाहिए और प्रोडक्टिविटी की वजह से करेंसी अप्रिशिएट होना चाहिए, तो कभी कैंसिल हो जाता है। अच्छा। लेकिन कभी सपोर्ट होता है, जब फॉर इंस्टेंस अभी जो है इमर्जिंग मार्केट्स में, विकासशील देशों में ये प्रोडक्टिविटी थोड़ा वीक है, तो अगर वीक प्रोडक्टिविटी और इन्फ्लेशन डिफरेंशियल दोनों को मिलाया जाए तो फिर करेंसी वीक होता है। ठीक है। तो ये जो है अभी 70 की बात कही है आपने सौरभ, उसमें आप थोड़ा चर्चा करते हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान में ये अचानक से झटका लगा है या ये कोई एक ग्लोबल फिनोमिना में हम भी फंस गए? ये तो बिल्कुल ग्लोबल फिनोमिनन है सौरभ। इसमें जो है ये जो आंधियां आई है यहाँ इंडिया के शोर्स पे, ये इस बार हमको तुर्की से आया है। तुर्की जो है आप जानते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग उनका डॉलर और यूरो में बहुत ज्यादा है। अच्छा। और ये लास्ट 2-3 महीने में ये प्रेसिडेंट एर्डोगान और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच ये राजनीति की बात बहुत चल रही थी। ये जो कहते हैं पॉलिटिकल बेलिजरेंस, दोनों साइड बहुत बात कर रहे थे। और अमेरिका ने ये डिमांड किया है कि वहां उनका एक सिटीजन जो है वो तुर्की से वापस किया जाए, और तुर्की ने मना कर दिया। कह दिया कि वो जो है वो पास्टर है लेकिन वो टेररिस्ट है, हम वापस नहीं करेंगे। अच्छा। तो इस पे बहुत बातचीत चल रही थी, और ये बैकग्राउंड में जो है बहुत बोरोइंग है तुर्की का। हाँ, मतलब वो लोगों ने बेसिकली बहुत लोन लिया है दूसरे देशों से और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कम, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से। हाँ, ज्यादातर वो इटली और ग्रीक बैंकों से बहुत लिया है। अच्छा। और वो भी गवर्नमेंट बोरोइंग नहीं है, कम है, लेकिन कंपनीज बोरोइंग ज्यादा है। ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा है कि सब चलेगा, चलता रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फॉरेन करेंसी में बोरो करेंगे और ये जो एक्सचेंज रेट है फ्लैट रहेगा, और हम लीरा में कमाएंगे, लेकिन वापसी हम या तो यूरो या तो डॉलर में करेंगे। लेकिन अगर लीरा में कमाएंगे और ये एक्सचेंज रेट ज्यादा डिप्रिशिएट हो जाता है तो वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि ये जो राजनीति की बात चल रही थी, उसके बाद
कॉन्फिडेंस कम हो गया ये इंटरनेशनल लेंडर्स का। तो उन्होंने क्या किया कि वो उनका डॉलर और यूरो वापस वो मांगने लगे। तो उसमें बहुत क्राइसिस हो गया है टर्की का। अच्छा। टर्की का जो लीरा था 3.5 लीरा था $1 का जनवरी फरवरी दिस ईयर, और अभी 7 पे चल रहा है, मतलब कि 50% घट गया। राजनीतिक संकट मुद्रा संकट में बदल गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन अंडरलाइन जो है वो ये है कि टर्की का सेविंग्स रेट कम है और टर्की एक्सटर्नल फॉरेन करेंसी बोरोइंग बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमिक डिफिकल्टी पे बना हुआ है ये राजनीति और मुद्रा संकट। हाँ, यूजुअली ऐसे ही होता है कि जो कहते हैं इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी के ऊपर जब कोई कॉन्फिडेंस शॉक आता है, तो ये इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी जो है वो ये था कि एक्सटर्नल बोरोइंग ज्यादा था और उनका सेविंग्स रेट बहुत कम था, और उनके रेमिटेंसेस मतलब बाहर से जो लोग वो बहुत कम था क्या? हाँ, बहुत कम था। तो उनका जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो कहते हैं, आप बोलिए प्रणय, उसको हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हाँ, मतलब चालू खाते का घाटा कह सकते हैं उसे। हाँ, वो कैपिटल अकाउंट सरप्लस से मैच होता है। वो कैपिटल अकाउंट सरप्लस कैसा आता है कि वो जो इटली के या ग्रीस से जो बैंक है, जब वो फॉरेन करेंसी लोन देते हैं तो उसको कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। बिल्कुल। तो वो कैपिटल अकाउंट वो करंट अकाउंट से मैच होता है। लेकिन वो कैपिटल अकाउंट में जब विश्वास कम हो जाता है, हौसला कम हो जाता है, तभी ये करेंसी का मामला शुरू हो जाता है। तो मुझे ये बताइए नारायण, मुझे ये नहीं समझ में आया, जब टर्की की हालत इतनी खराब थी तो इतना बोल बच्चन बनने की क्या जरूरत थी? चुपचाप से लौटा देते ना जो आदमी मांग रहा था यूएस। हाँ, वो तो आप राजनीति की बात है, वो एर्डोगान से बात करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट लोग ऐसे थोड़ी कर देते हैं। जो उनका ये जो पूरा सब देश में ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से साथ जुड़ा हुआ है। तो एक मिनट हम एक डिटोर लेते हैं। आप अमेरिका की बात लीजिए, ये करेंसी की बात नहीं है, जस्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात है। लेकिन ये जो ट्रेड का जो टैरिफ बढ़ाया है अमेरिका ने एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह वगैरह पे, और उसके हिसाब से इतना लड़ रहे हैं यूरोप के साथ, कनाडा के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ वगैरह वगैरह, ये सब पूरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात है। उन्होंने जो कहा था कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, वो निभाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये कुछ चलने वाली बात नहीं है। हाँ, और अमेरिका में ही अब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा इन सब की वजह से, और लोगों और टैक्स कट भी किया है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन इस समय जो है ये क्राइसिस, जो एक हाथ जो क्लैप कर रहा है वो टर्की का हाथ है। और उसमें अभी समझाया कि मैंने कि ये एक्सटर्नल बोरोइंग ज्यादा था, उनका सेविंग्स कम था। दूसरा हाथ जो क्लैप कर रहा है कि जो अभी की बात है वो यूएस ग्रोथ रेट ज्यादा है, और यूएस ग्रोथ रेट को नॉर्मलाइज करने के लिए यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। यूएस फेडरल रिजर्व जो है, उनका जो सेंट्रल बैंक है वो बढ़ा रहे हैं। तो डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट था शॉर्ट साइड ऑफ द यील्ड कर्व में, वो था 25 पैसे का या 50 पैसे का, अभी बढ़ गया है 3-4%। तो ये जो कहते हैं रिलेटिव यील्ड ऑफ द डॉलर बहुत बढ़ गया है लास्ट 18 मंथ्स में। क्यों? क्योंकि मतलब अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, इसीलिए वो इसलिए अर्थ कर रही है कि दिसंबर में उन्होंने टैक्सेस बहुत कम किया है। अच्छा, तो बहुत अब लोगों को टैक्स से जो बचत हो रही है, लोग उसको और किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगेन मैं अंग्रेजी में समझाता हूं इसको, ये जो है ये टैक्स कट जो रिपब्लिकन्स और ट्रम्प ने दिसंबर 2017 में यूएस में किया है, वो अच्छी बात नहीं है। वो बोरोइंग फ्रॉम द फ्यूचर है। मतलब कि अभी की तो बात चला लेंगे, लेकिन उनका फिस्कल डेफिसिट तो बहुत बढ़ जाएगा। तो ये दो हैंड जो क्लैप कर रहे हैं, दो हाथ जो क्लैप कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, एक तो टर्की की बात है, दूसरा अमेरिका की बात है। दोनों की वजह से ये टर्की करेंसी
बहुत घट गया है अभी। और टर्की के साथ साथ सब विकासशील देशों की करेंसी कम। और थोड़ी सी विडंबना की बात है ये अभी कि अभी कहने को ये बड़े मजबूत नेता हैं सब जगह पर, और ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के सामने इतने बेबस हो जाते हैं। मजबूत नेताओं का तो ये फायदा होना चाहिए कि वो फ्यूचर की बात सोच सकें और शॉर्ट टर्म ना सोचें। यहाँ तो उल्टा ही हो गया है दोनों जगह। हाँ, लेकिन एक ये जो मजबूत नेताएं हैं, आप उनका एक और शब्द लेना पड़ेगा कि ये जो है वो पॉपुलिस्ट है। हाँ, जो पॉपुलिस्ट कहा जाता है कि वो अभी की बात जो भी कर सकते हैं वो करते हैं, वो दूर की बात बाकी किसी और को छोड़ देते हैं। तो मजबूत तो है, नेता तो मजबूत है, लेकिन ये भी पॉपुलिस्ट भी हैं। तो ये पॉपुलिस्ट नेचर जो है, अगर आप अमेरिका की बात करें या लीजिए ना, सब जगह ऐसी हो रहा है। तो हंगरी में हो रहा है, टर्की में हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट जो कहते हैं सब जगह है अभी, और दे आर कंबाइनिंग विथ अथॉरिटेरियन नेशनलिस्ट। दोनों एक ही समय पे चल रहा है। तो ये टर्की का जो करेंसी था वो क्राइसिस, उसके कंटेजियन है। कंटेजियन से ब्राजीलियन रियाल 18% घट गया है, अर्जेंटीनियन करेंसी घट गया है, रशियन रूबल घट गया है, चाइनीज युआन भी रुपये की तरह 10% गिरा हुआ है इस साल में। तो ये नहीं कि चाइना इसमें बिल्कुल अनस्केच बच गया है। चाइना का भी करेंसी 10% कम हुआ है। और ये जो है चाइना का करंट अकाउंट डेफिसिट 17 साल में पहला क्वार्टर में नेगेटिव करंट अकाउंट डेफिसिट आया। पर नारायण, ये थोड़ी बात समझाइए कि अब टर्की में कुछ हुआ, पर उसका फैलाव इन सब देशों तक कैसे पहुंच गया? मतलब क्या ये लोग टर्की से बहुत ट्रेड करते हैं, इस वजह से पहुंचा, कि ये जनरल फिनोमेनन? ये ट्रेड की फिनोमेनन नहीं है। ये जो प्राइसेस सब मिला के चलते हैं, ये कैपिटल का फिनोमेनन है। और ये क्या रिलेशनशिप है कि इसको स्टॉक मार्केट में क्या कहते हैं, रिस्क ऑफ ट्रेड। मतलब पैसा जो है सब जगह फैलाव है और उसको वापस लिया जाता है। जब करेंसी ऐसे टर्की का हो, या 4-5 साल पहले जिम्बाब्वे के हुआ था, वगैरह वगैरह, जब ऐसा होता है तो ये पिग्स जो कहते हैं, वो ईस्टर्न यूरोपियन का करेंसी जो था वो भी ऐसे ही हुआ था 4-5 साल पहले थे। और 1997 में एशियन करेंसीज के साथ हुआ था, वगैरह। सो उस टाइम पे क्या होता है कि ये रिस्क ऑफ ट्रेड कहला जाता है, और डॉलर मनी जो है वो वापस डोमेस्टिक फिक्स्ड इनकम में चला जाता है। हाँ, मतलब क्योंकि ये उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है और लोगों को लगता है कि टर्की में अरे क्या होगा आगे पता नहीं, तो लोग अपना पैसा टर्की और बाकी देशों से भी निकाल लेते हैं और अपना यूएस में डॉलर में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, उसको सेफ ट्रेड बोलते हैं। ठीक। और वो सेफ दो जगह से सेफ होता है, एक करेंसी से, और इंटरेस्ट रेट अपना उनका डॉलर का इंटरेस्ट रेट है, तो दोनों वजह से वो सेफ हो जाते हैं। और अभी तो इसी वजह से ये स्प्रेड होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंटेजियन है। ये सेकंड ऑर्डर कंटेजियन जो होता है कि ये जो बैंक वगैरह ने लेंड किया हुआ है, अगर उनका बेसिक स्टेबिलिटी मुश्किल में पड़ जाता है, तो फिर उससे मुश्किल आ जाती है। ओके। तो अगर ये सोचें कि 1980s में जो था वो यूएस बैंकों ने लैटिन अमेरिका को पैसा दिया हुआ था, और जब लैटिन अमेरिका ने डिफॉल्ट किया तो यूएस बैंक पे प्रेशर हुआ, तो वो सब जगह फैला हुआ। तो वो सेकंड ऑर्डर कंटेजियन। वो इस बार मेरे ख्याल से ये सेकंड ऑर्डर कंटेजियन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अच्छा। ये इसलिए है कि पहली बात तो ये कंट्रीज बहुत अलग अलग तरीके के कंट्री, थोड़े वल्नरेबल हैं। तो टर्की बहुत वल्नरेबल था, इसलिए उनका प्राइस घट के अभी भी वल्नरेबल है। आप पाकिस्तान रुपये की बात कीजिए, पाकिस्तान रुपये की तो 20% से घटा हुआ है, और शायद पाकिस्तान को IMF वापस जाना पड़ेगा। लेकिन सौरभ, आप राजनीति की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान में भी राजनीति की बात है, क्योंकि वो पहली बार पाकिस्तान IMF पिछले 20 साल में 12 बार चला गया हुआ है। लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, क्योंकि यूएस में सेनेटर्स लोग कहने लगे हैं कि
IMF के द्वारा पाकिस्तान को क्यों मदद करेंगे? वो तो सिर्फ मदद लेंगे और वो पैसा से चाइना को वापस कर देंगे। हाँ। तो हमको नहीं करना चाहिए। तो वहां भी राजनीति चल रहा है। तो ये जो सब जगह हवा है, राजनीति का बहुत हवा है, आर्थिक समझदारी बहुत कम है। हाँ, आर्थिक समझदारी गई भाड़ में, लोग सब अपने राजनीतिक डोमेस्टिक घरेलू राजनीति के चलते ये सब हो रहा है। हाँ जी। और वो भी मतलब मैं राजनीति तो थोड़ा मेरे ख्याल से वैल्यू न्यूट्रल वर्ड है प्रणय। मैं ये नहीं बोलूंगा कि राजनीति हमेशा कोई खराब काम करती है, लेकिन ये थोड़ी सी राजनीति है सिर्फ जरा सीना चौड़ा करने वाली कि भाई वो मतलब पाकिस्तानियों ने तो बोला हुआ भी है पहले, राइट, कि हम घास खाएंगे पर फिर भी हम क्या कहते हैं सीना चौड़ा करके रखना है हमें। तो जो व्यवहारिकता जो है वो लोगों ने ताक पे रख दी है। और फिर ये जो जिसको बोल रहे हैं कंटेजियन, एक तरीके का आर्थिक महामारी हर जगह फैलने का बहुत चांस है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। ठीक है, तो अब ये तो बात समझ में आ गई कि ये जो प्रॉब्लम है वो भारत विशेष नहीं है, ये पूरे इमर्जिंग मार्केट में है और तब इसीलिए भारत पर भी शायद कुछ असर हो रहा है। पर भारत पर जो असर हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? भारत में ही कुछ और प्रॉब्लम्स भी होंगे जिसका ये प्रॉब्लम्स और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, तो ये प्रॉब्लम के पहले मैं ये बोलूंगा कि भारत ने ठीक क्या किया है पहले, ठीक, और फिर बोलेंगे कि ठीक क्या करना है आगे। हाँ, तो ठीक क्या किया अभी कि भारत ने पहले तो ये किया कि बहुत सोबर नेचर से ये लिया ये क्राइसिस, मतलब ठीक समझदारी से सोच समझ के एक्शन लिया। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि जब भी संकट आए तो सोच समझ के रिस्पांस देना चाहिए। लंबी सांस ले, रुके, क्या करना है सोचे फिर करें। बिल्कुल, तो ये RBI के द्वारा बहुत सोच समझ के रिस्पांस दिया है भारत ने, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात की वो सोच समझ क्या है कि वो 2 बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर चुके हैं। तो ये क्या होता है कि जब ये करेंसी मुद्रा संकट आता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में खुद को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना रिक्वायरमेंट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि डॉलर इंटरेस्ट रेट्स के साथ कंपीट करने के लिए जब सब फैलाव अंदर आ जाता है तो फिर से फैलाव आने के लिए इंटरेस्ट रेट ऊपर करना पड़ता है। हाँ। तो सब जगह यही इंडिया ने किया है, चाइना ने थोड़ा किया है, इंडोनेशिया ने किया। तो 2-4 देशों ने जो है ये इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है। तो ये पहली स्टेप है, ये करेंसी क्राइसिस में जो रिस्पॉन्स है। फर्स्ट स्टेप इज इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स टू मेक योर करेंसी कंपेटिटिव। हाँ, क्योंकि फिर अगर करेंसी पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो लोग जो पैसा वापस ले रहे थे और वापस अमेरिका में ही डाल रहे थे वो अब सोचेंगे ठीक है, अरे ज्यादा और इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिया में तो मैं वहां रख देता हूँ, थोड़ी देर और रख देता हूँ। ठीक, तो उसी वजह से सब काम हो जाता है। तो पहला वो किया। दूसरा जो है, आप जानते हैं कि फॉरेन रिजर्व्स जो है चाइना का तो बहुत ज्यादा, लेकिन भारत में भी $400 बिलियन ऑफ रिजर्व। तो ये रिजर्व्स क्या कर सकते हैं कि ये रिजर्व सब फॉरेन करेंसी में, मोस्टली डॉलर, ठीक है, तो डॉलर को बेच के रुपी को बाय कर सकते हैं। सो इट्स मनी मार्केट ऑपरेशंस कहला जाता है। तो ये जो करेंसी ऑपरेशंस है, तो डॉलर सेलिंग डॉलर बाइंग रुपी, दिस आल्सो स्टेबलाइजेस रुपी। हाँ, मतलब क्योंकि अगर हम डॉलर की सप्लाई बढ़ा दे, इससे तो डॉलर का जो बढ़ाव हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा इंडियन रुपी के ठीक एक्सचेंज रेट के हिसाब से। समझ गए ना सौरभ आप मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो इसमें हमारे पास में जो हमारा डॉलर रिजर्व है वो एक तरह से हमारी अभी एक मजबूती और शक्ति है हमारे पास इस संकट के टाइम पे। बिल्कुल, 3 तरह की मजबूती है। एक तो मनोवैज्ञानिक मजबूती होना चाहिए। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। और RBI ने इस संकट में ये दिखलाया है कि मनोवैज्ञानिक मजबूती है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने की मजबूती होनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसको समझदारी के साथ जब मार्केट में
पकड़ाव मिल सकता है। ये कोई ऐसे शब्द है क्या, पकड़ाव? तो जब ट्रैक्शन हो, पुलियाबाजी में हम नए वर्ड कॉइन करते रहते हैं। तो ये तो अभी दर्शाया है, अभी जो ये बिल्कुल संकट के बीच में ये तीनों शक्तियां आरबीआई ने दर्शाया है, लेकिन आगे भी ये दर्शाना पड़ेगा। यही मुश्किल है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी हम इलेक्शन सीजन, ये राजनीति का सीजन पे चल रहा है। आप सब जानते हैं कि अगले 2-3 महीने में अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है, और उसके आगे यूनियन गवर्नमेंट का भी चुनाव है। तो आगे 6-7 महीने में ये 3 प्रदेश के और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है चुनाव होने वाला है। ये चुनाव के बीच में भी यही शक्ति दर्शाना पड़ेगा। तो नारायण, आप बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली समझदारी दिखानी चाहिए आरबीआई को आगे जाकर भी, तो पर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बढ़ाएंगे वो? ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो कम हो जाती है, लेकिन ग्रोथ रेट भी कम होती है। और जो सरकार जो है उनको जब एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ग्रोथ रेट जो कम होने वाले हैं, तो राजनीति से मिलाव आ जाता है। तो सरकार की तरफ से हर बार यही बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट आप कम कीजिए, ज्यादा न कीजिए। अगर आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से सुनेंगे या तो फाइनेंस मिनिस्टर से सुनेंगे, तो सब लोग यही बोलेंगे कि आप इंटरेस्ट रेट्स कम कीजिए, इन्फ्लेशन की तो कोई घबराहट नहीं है, तो आप क्यों इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं? तो आरबीआई का जो पॉलिसी है, लेकिन वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से उनको क्या रखना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को 4% तक लेके आना चाहिए। और जब करेंसी की ये मुद्रा जो है जो वीक हो जाता है, अगर बाहर से हो या अंदर से हो, जिधर से भी हो, अगर मुद्रा जो वीक हो जाता है तो उसको कहते हैं कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाता है इंडिया के अंदर। तो ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की थ्रेट से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है। और इंटरेस्ट रेट का नारायण एक और नुकसान भी है, सब लोगों की ईएमआई भी बढ़ जाएगी। वो भी है, लेकिन डिपॉजिटर्स जो है उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। हाँ, तो इंटरेस्ट रेट एक प्राइस है, आप उससे बहुत ज्यादा ये या वो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो है इंटरेस्ट रेट तो बढ़ता है तो सीनियर सिटीजन जो है, हमारे बुजुर्ग लोग जो है, उनका तो रिटर्न बढ़ जाता है, क्योंकि उनका जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें ज्यादा रिटर्न आता है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है। तो ये टेंशन है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में क्या टेंशन है कि जब कोई एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो वो कंपेटिटिवली वो करेंसी पैसा चूस लेता है बाहर दूसरी जगह से। बिल्कुल। तो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज जो है स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है एक मुद्रा संकट का, उससे निपटने के लिए बिल्कुल स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। और आपने कह रहे हैं कि आरबीआई ने थोड़ी दूरदृष्टि दिखाई और पहले से ही कर लिया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था। पहले से नहीं, बिल्कुल उसी टाइम पे। अच्छा, समझदारी से उसी टाइम पे किया। ओके। तो मतलब लास्ट 2-3 मंथ्स में ही किया है। ये जो टर्किश लीरा का जो मामला चल रहा है वो तकरीबन 3-4 महीने से चल रहा है, तो उसी टाइम पे उन्होंने भी इंक्रीज किया। हाँ, और सरकार, आप कह रहे हैं सरकार ने बोला होगा मत बढ़ाओ क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, और जो सरकार चाहती नहीं, और वो भी चुनाव के पहले। हाँ। तो ये है टेंशन कि ये चुनाव के पहले अगर आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करें तो चुनाव का सीजन में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है तो चुनाव लड़ने में उतनी भी ज्यादा दिक्कत पड़ जाती है। तो ये टेंशन है सरकार और रिजर्व बैंक के अंदर चुनाव के सीजन। बिल्कुल, और ये बाय डिजाइन है, मतलब ये टेंशन कि आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करना है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। नहीं, बाय डिजाइन तो नहीं है। मतलब अगर आप एक मजबूत तरह के लीडर हैं तो आप कह भी सकते हैं कि हम इन्फ्लेशन की वजह से हम इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादा ही रखेंगे, और ये दूरदृष्टि से यही अच्छा है देश के लिए। अच्छा, लेकिन इतनी दूर तो बहुत कम लोग देखते हैं।
और ये कहेंगे लेकिन कि बाय डिजाइन ये अच्छी चीज है कि हिंदुस्तान में आरबीआई की इंडिपेंडेंस काफी अच्छी है। जैसे टर्की में जो उनका सेंट्रल बैंक है वो एर्डोगान के काफी उनके साथ वो इंडिपेंडेंटली डील नहीं कर पाता, लेकिन हिंदुस्तान में सरकार का कंट्रोल तो रहता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन आरबीआई काफी कुछ उसको झेल लेता है। हाँ बिल्कुल, अगर या तो फर्स्ट लेवल पे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है सौरभ, लेकिन इसमें भी बहुत डिबेट होता है, चर्चा होता है कि ये टेक्नोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये जो आरबीआई, सेबी वगैरह वगैरह, वो ढंग से कैसे काम करेंगे। एक तो एक साइड में वो है, लेकिन दूसरी तरफ से उनको पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कैसा दिया जाए। तो आप समझे ना, तो मतलब ये जो है डेमोक्रेसी में, लोक शासन में जो है, अल्टीमेटली बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ही होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो उस तरह का प्रकट हम करेंगे तो अल्टीमेट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो लेजिस्लेचर के हिसाब से आरबीआई को भी देनी पड़ेगी और सेबी को भी देना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो है डिजाइन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि डिसीजन के हिसाब से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उनका जो चार्टर है, उनका जो फ्रेमवर्क है, वो पॉलिटिकली अकाउंटेबल हो। ये नहीं कि वो अपना काम करने लग जाए और वो सोचे कि मैंने बहुत पढ़ा हुआ है तो मैं ये करने लगूं। ये भी नहीं चलेगा। लोक शासन में तो ये नहीं चलेगा। लोक शासन में अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका लोगों को है, और लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स जो है अल्टीमेटली वो पॉलिटिशियंस ही है, राजनीति है। तो उस तरीके से ये चार्टर और फ्रेमवर्क पॉलिटिकली अकाउंटेबल रहना चाहिए, लेकिन टेक्नोक्रेटिक डिसीजंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो फ्रेमवर्क के नीचे। ठीक है, मतलब एक उदाहरण के लिए देख ले तो जैसे मेरे सामने एक किताब और पेन है, तो ये कौन सी किताब और कौन सी पेन देनी चाहिए और किस तरीके की बुक होनी चाहिए, वह तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और हमारे नेता और हम लोग डिसाइड करेंगे। पर इस पर क्या लिखना है, कुछ किस तरीके से लिखना है, वह आरबीआई खुद डिसाइड करने की उतनी उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हाँ ठीक। तो नारायण, आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि भारत आगे क्या कर सकता है, और अब भारत में भी कुछ कमजोरियां तो होंगी। कमजोरियां तो है, आखिर एक विकासशील देश है भारत, और इमर्जिंग मार्केट्स में कमजोरियां तो है। तो एक कमजोरी तो भारत को सॉर्ट ऑफ बर्थ डिफेक्ट है, वो है कि हमारे पास ऑयल नहीं है। अच्छा। और जब ऑयल नहीं है तो ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑयल का जो प्राइसिंग है वो डॉलर में किया जाता है। अगर ऑयल प्राइस बढ़ जाए तो हमारा इमीडिएटली करंट अकाउंट प्रॉब्लम में आता है। बिल्कुल, हर बार होता है, हर साल होता है। जब भी ऑयल प्राइस ज्यादा होता है तो भारत वल्नरेबल रहता है। तो एक तो ये बात है। तो दिस इज फंडामेंटल डिफिकल्टी। इसका तो एक ही रिस्पॉन्स है, और वो ये है कि ऑयल डिपेंडेंस भारत का कम हो जाए और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी भारत बढ़ाए। तो ये जो सरकार का प्रोग्राम है, ये सोलर एनर्जी वगैरह का, वो अच्छा है। अगर जितना भी कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाएं, उतना मजबूत आर्थिक विकास के लिए अच्छा है। बिल्कुल, और इसीलिए परमाणु पावर का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इस प्रॉब्लम का निवारण करने में। बिल्कुल। तो क्रूड ऑयल से थोड़ा मुक्ति चाहिए हमको, एटलीस्ट कम डिपेंडेंस चाहिए। एक तो ये बर्थ डिफेक्ट प्रॉब्लम है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि हम ये लोक शासन में जो होता है कि ये एक्सपेंडिचर जो है सरकार का, वो रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है। जो तो आप घर की बात, हाउस होल्ड की बात कीजिए ना। हाउस होल्ड में अगर हम एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो तो हाउस होल्ड में तो डेफिसिट ही होगा। हाँ। और संकट ही होगा। और हम उसको बोलेंगे कि यार कैसे बजट चला रहे हो, मतलब ठीक नहीं चला रहे हो। और थोड़ी देर के बाद वो नहीं चलेगा, वो मनी लेंडर के पास जाना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ पे मनी लेंडर कौन है? या मनी लेंडर तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में IMF ही, और कोई नहीं है। हाँ। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ये भारत ने बहुत ट्राई किया है। सिर्फ लास्ट 20 इयर्स में एक ही बार ऐसा हुआ कि भारत रेवेन्यू न्यूट्रल है हुआ, वो भी आई थिंक 2007 में सिर्फ हुआ था अभी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नई शासन जो 2019 में जब आए, तो सोच समझ के ये बजट चलाएं। जैसे हम घर में चलाते हैं उसी तरह से एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू के हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो इसमें अब विकासशील देश है भारत, तो भारत को का बोरोइंग तो होगा ही, मतलब लोन तो बाहर से लेना ही पड़ेगा कुछ हद तक। एक्चुअली भारत का फॉरेन करेंसी बोरोइंग कम है, अच्छा है। भारत का सेविंग्स रेट भी अच्छा है, लेकिन पेंशन सिस्टम जो है भारत में अभी वीक है। अभी भी हमको अगर बहुत पैसा चाहिए, फॉर इंस्टेंस रोड्स के लिए पैसा चाहिए, या ब्रॉडगेज करने के लिए पैसा चाहिए, या ब्रिजों बनाने के लिए पैसा चाहिए, वगैरह वगैरह, इसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है अभी भी। टाइम पे ये सब भारत की सेविंग से ही आना पड़ेगा। अगर ये हो सकता है तो हम ज्यादातर खुद पे डिपेंड होंगे, बाहर से इतना डिपेंडेंस कम हो जाएगा। तो आज की डेट में जैसे बजटिंग में कहते हैं 2 खाते होते हैं, एक राजस्व खाता होता है और एक कैपिटल खाता होता है। राजस्व खाता में वो चीजें आती है जो हम लोग डे टू डे चीजों का खर्चा रहता है, जैसे कि सैलरी और पेंशन आपने बताया, और दूसरा जो खाता है कैपिटल अकाउंट, वो हम लोग क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं उस पर, उसमें खर्च होता है। तो आज की डेट में आप कह रहे हैं कि हम लोग जो लोन ले रहे हैं वो हम लोग सैलरी और पेंशन देने में ही खर्च कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल, सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट तो सबसे बड़ा है, 25% हम लोग जितना कमाते हैं उतना इंटरेस्ट ही दे रहे हैं पिछले लोन का। तो ये आप सोचिए ना, घर के बजट में अगर आप घर में लोन लें और वो लोन से प्रीवियस लोन का इंटरेस्ट आप भर रहे हैं, तो कैसे चलाएगा घर का बजट? कोई घर नहीं चलेगा। उसी तरीके से यही प्रॉब्लम है कि भारत का शासन में भी यही चल रहा है। ये तभी सुधरेगा जब हमारा पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो निकल जाए और शून्य बन जाए। रेवेन्यू सरप्लस से उससे भी बहुत बेहतर होगा, लेकिन कम से कम रेवेन्यू न्यूट्रल तो होना चाहिए। तो पहली बात तो ऑयल डिपेंडेंस, करंट अकाउंट डेफिसिट वल्नरेबिलिटी है। दूसरी बात ये है कि ये एक लोकतंत्र है, तो उसी वजह से ये टेंशन जो होता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू से, लेकिन वो टेंशन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर को कम करना ही पड़ेगा, या तो रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा, या तो दोनों करना पड़ेगा। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि ये इंस्टीट्यूशंस को, सौरभ आपने जो बात की है, ये इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंस से चलाने के लिए कॉन्फिडेंस, हौसला देना पड़ेगा। बिल्कुल। जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है, जितना भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता जाएगा। अगर ये 3 स्टूल के जो 3 टांगे हैं, तो अगर ये मजबूत हो तो स्टूल बहुत मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। और नारायण, हमने ये तीनों जो चीजें बोली उसमें सरकार ही कर सकती है जो भी करना है, पर हम और आप जैसे और जो लिसनर्स है इस पॉडकास्ट के, वो क्या कर सकते हैं इस स्थिति को सुधारने में? प्रणय, नारायण की बात सुन के मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे क्या करना चाहिए कि भाई एक तो तेल कम यूज करना चाहिए और पैसे ज्यादा बचाने चाहिए। हाँ, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सौरभ। पहला तो समझदारी से काम लेना चाहिए। तो आप तेल कम यूज कीजिए। ये जो कहते हैं कि ये फैक्टर्स जो है, इनपुट्स जो हैं, अगर हम कम यूज करें एक देश के हिसाब से, प्लास्टिक कम यूज करें, कंजम्पशन कम यूज करें, और ये तेल वगैरह कम यूज करें, तो अच्छा ही रहता है। तो एक तरीके से एक लिमिट, सीमा के अंदर अगर हम सब चलाएं तो हर एक घर जैसे चलता है वैसे देश भी चलेगा। तो ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम सरकार को, प्रेस को, सबको ये हौसला दें कि
ये इन्फ्लेशन एक खराब चीज है। इसको लड़ाई करने के लिए हम इंस्टीट्यूशंस को और सरकार को कॉन्फिडेंस, हौसला देना चाहिए हर एक भारतीय सिटीजन को, कि ये ना बोले कि अब करते जाइए, आप इंटरेस्ट रेट कम कीजिए, इंटरेस्ट रेट कम कीजिए। उनको ये एक टूल है जिससे कि इन्फ्लेशन कम हुए, और जितना भी इन्फ्लेशन घटेगा उतना ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ आएगा इस देश में। तो अगर आप ये कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा भारत का इन्फ्लेशन रेट अगले 10 साल में 2% से ज्यादा नहीं बढ़े, तो भारत एक महान देश हो जाएगा। मैं ये आपको यही लिख के अभी बता रहा हूँ। ये हो भी नहीं सकता कि भारत का इन्फ्लेशन 2% हो, लेकिन अगर हो तो भारत ऑटोमेटिकली महान देश बन जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन बहुत भयानक चीज है। लोग समझते नहीं है। लोग समझते हैं कि थोड़ा हो जाए क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी महंगाई होती है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो रियल परचेसिंग पावर एक्सटर्नली कम करता है, इंटरनली वेजेस सबको बढ़ाना पड़ता है। तो ये फैक्टर कॉस्ट जो है बढ़ जाता है इन्फ्लेशन से, और इसके हिसाब से जो भारत का जो कंपेटिटिव स्टैंडिंग है वो कम होता जाता है। जैसे कि हमने बिल्कुल पहले बात किया था कि इन्फ्लेशन डिफरेंशियल से इंटरेस्ट रेट कम होता है। अगर वो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल कम होता जाए तो हमारा करेंसी भी कम घटेगा रिलेटिवली स्पीकिंग, और जितना कम घटेगा उतना हम ज्यादा बास्केट ऑफ गुड्स बाहर से खरीद सकते हैं, ऑयल इन पर्टिकुलर, बट और गुड्स भी। अगर हमको मशीनरी चाहिए या तो टेक्नोलॉजी चाहिए किसी चीज के लिए, ये सब सस्ते में मिलेगा अगर करेंसी नहीं घटे। तो शुरू की बात करें तो ये 70 जो है इतना प्रॉब्लम नहीं है भारत के लिए, क्योंकि ये मुद्रा का जो संकट आया है ये बाहर से आया है, पर्टिकुलरली वो टर्की से आया है। और भारत ने अभी के लिए ठीक ढंग से समझदारी से एक्शन लिया, लेकिन आगे की बात के लिए भारत बहुत कुछ कर सकता है, और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं भारत को हौसला देने के लिए कि इन्फ्लेशन को कीप ऑन फाइटिंग इन्फ्लेशन, ये नंबर 1 है। और दूसरा जो है, जब भी बजट की बात आती है, घर की बजट हो या सरकार की बजट हो, कम ही ज्यादा है। हाँ वाह, इसी बात पर इस पुलियाबाजी का अंत करते हैं कि ये कम ही ज्यादा है, और ये भी जान लेते हैं कि अगले कुछ महीने में सही शक्ति परीक्षण होने वाला है सब इंस्टीट्यूशंस का, क्योंकि तब इलेक्शन आने वाले हैं, और ये सब जो हमने सीखा उसका उल्टा पुल्टा हो जाएगा इलेक्शन के टाइम। तो हमें उसको भी ध्यान रखना है। तो नारायण, बहुत मजा आया इस पुलियाबाजी में बात करके आपसे। सौरभ, आप और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही ज्ञानवर्धक पुलियाबाजी हो गई और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। सो थैंक्स सो मच नारायण। थैंक यू। फिर मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी आपको दुविधा हो जिसका सवाल कोई दे नहीं पा रहा, तो हमने बनाया है आपके लिए एक खास शो जिसका नाम है सुन लो जी सुरलॉजी, जिस पर मैं पवन कुमार आपका सूत्रधार आपका स्वागत करता हूँ ताकि आप पूछ सके सवाल सोनू से। Yes, I am Sonu. Hello, pleased to make your meeting. I am a super reality celebrity और दुनिया के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो सेलिब्रिटी सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का हलाइजेशन एंड सॉल्वाइजेशन कर दूंगा। तो जी हाँ, सोचिए मत, जरूर सुनिए सुन लो जी सोलॉजी हर बुधवार, दैट इज वेडनेसडे। प्लीज लाइक आइज, शेयर आइज, कमेंटलाइज। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स है सोनू को बताइए, सोनू सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसी तरह तो मैं सुपर सेलिब्रिटी बना हूँ। Did you know that Parsis in Mumbai, instead of being left at the Tower of Silence after they die, are now cremated? And why? Because a cow fell sick in the early 1990s. Did you know that the smog in Delhi is caused by something that farmers in Punjab do and that there's no way to stop them? Did you know that there wasn't one gas tragedy in Bhopal, but 3? One of them was seen, but 2 were unseen.
Did you know that many well-intentioned government policies hurt the people they're supposed to help? Why was demonetization a bad idea? How should GST have been implemented? Why are all our politicians so corrupt when not all of them are bad people? I'm Amit Verma, and in my weekly podcast, The Seen and the Unseen, I take a shot at answering all these questions and many more. I aim to go beyond the seen and show you the unseen effects of public policy and private action. I speak to experts on economics, political philosophy, cognitive neuroscience, and constitutional law so that their insights can blow not only my mind, but also yours. The Seen and the Unseen releases every Monday. So do check out the archives and follow the show at seenunseen.in. You can also subscribe to The Seen and the Unseen on whatever podcast app you happen to prefer.